गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्या कर रहे थे, बायोलॉजी का जितने भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है उसके माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज 101वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। वायरस को सजीव कहा जाता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी है, हम लोग जानते हैं। अब इसको सजीव क्यों कहेंगे? निर्जीव तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। अब जबकि सजीव क्यों? क्योंकि वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकता है, यानी यह प्रजनन कर सकता है, तभी नहीं इसका संख्या बढ़ेगा, चाहे कैसे भी करे। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल के अंतिम एज में हुआ था। आगे देखिए, वायरस रोग है, इसमें से वायरस रोग कौन सा है बताइए? तो इन्फ्लुएंजा यानी सामान्य जो सर्दी खांसी होता है वह वायरस रोग है। जबकि यहाँ देखिए, वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है, इसे फ्लू भी कहते हैं। यह मीन्सो वायरस से द्वारा होता है। इस रोग के रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि इत्यादि एंटीबायोटिक्स दवा लेनी चाहिए। डिप्थीरिया है दूसरा ऑप्शन एक। यह कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। कौन? तो डिप्थीरियम जीवाणु से, यानी बैक्टीरियल बीमारी है। इस रोग से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी यानी डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूसिस एंड टी फॉर टेटनस। आगे देखिए, टाइफाइड। तो यह साल्मोनेला टाइफो नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे आंत का बुखार या मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसेटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल होता है। हैजा, हैजा क्या है? तो यह विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। कौन? तो हैजा की बात हो रही है। रोगी को लगातार उल्टी एवं दस्त होता है। हैजे का टीका लगाना चाहिए तथा पानी को उबाल कर पीना चाहिए। यानी हैजा कैसे होगा? तो गंदा खाना या गंदे पानी से होता है। वायरस होते हैं, तो वायरस क्या होता है? तो यह एक स्वतंत्र जीन है। वायरस स्वतंत्र जीन है। वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे यूनिसेलर यानी एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे। कौन? तो ये डार्विन ने। इसमें इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एड्स का कारण है, तो क्या कारण है? तो एड्स का कारण है, यहाँ देखिए, एड्स का कारण है HTLV, यानी इसको HIV थर्ड भी कहते हैं। यह HIV वायरस से होता है। HTLV3 होता है। अनियमित टिश्यू यानी ऊतक की वृद्धि के कारण कैंसर होता है। शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर होता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा मनुष्य एवं पौधों में रोग उत्पन्न होता है। शरीर के किसी अंग या तंत्र में सामान्य कार्य न हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रोग कहेंगे, डिजीज कहलाएगा वो। वायरस में होता है, तो वायरस में क्या होता है? तो वायरस में यहाँ देखिए, तो DNA या RNA होता है। तो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA का बना होता है। बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज क्या है? तो यहाँ देखिए, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है वह क्या है? तो बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को खाने वाला। तो वायरस, वैसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है यानी बैक्टीरियोफेज कहलाता है। निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो वास्तविक केंद्रक किस में नहीं होता है? तो जीवाणु में। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है ये क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दो जीव को लाभ होता है उसे म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लिटमस पन्ना बनाने के काम में आता है। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। कहाँ अनुपस्थित होता है उपापचयी एंजाइम? तो यह विषाणुओं में उपस्थित होता है। बैक्टीरियोफेज में होता है। तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? यहाँ देखिए, बैक्टीरियोफेज में द्विकुंडलित DNA पाया जाता है और इसका शरीर प्रोटीन का
बना होता है। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन से बहुत प्रोटीन होगा उसमें। प्रथम विषाणु की खोजकर्ता कौन थे? तो विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवानोस्की ने, रशियन था। प्रथम विषाणु की खोज इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के पौधे में किया था। टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी के बारे में इवानोस्की ने बताया। विषाणु में सजीव एवं निर्जीव दोनों का गुण होता है, अतः इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु किसको कहा गया है? तो उसका नाम है पोक्स विषाणु। क्या नाम है? पोक्स विषाणु सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु नाम है पोक्स विषाणु। और सबसे यहाँ देखिए छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, यह बैरिसिएला वायरस यानी बैरिसिएला विषाणु के द्वारा होता है। शरीर पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, हल्का बुखार हो जाता है। शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, हल्का बुखार होता है। एक व्यक्ति को एक बार यदि यह रोग हो जाए तो पुनः जिंदगी में उसे दोबारा नहीं होगा। इस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता शरीर में ऑटोमेटिक रूप से ही विकसित हो जाती है। चेचक स्मॉल पॉक्स, यह रोग वेरिवोला वायरस के कारण होता है। रोगी को तेज बुखार एवं शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। बच्चे को 3 से 6 महीने के अंदर टीका लगवाना चाहिए। हर्पीस, हर्पीस क्या है? यह रोग हर्पीस विषाणु द्वारा होता है। यह एक त्वचा रोग है। इसमें त्वचा में सूजन हो जाता है। एंटीसेप्टिक दवा से इस रोग से मुक्ति पाया जा सकता है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये बार बार आता है, नाम है उनका जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ लाइफ है यह पुस्तक 1936 में AI ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था। इसमें इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था? तो सबसे पहले उसका नाम था एनएरोबिक यानी बिना ऑक्सीजन का श्वसन। सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को जीवों ने बनाया है, जीव को ऑक्सीजन ने नहीं बनाया। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एरोबिक श्वसन कौन करता है? जो आज का जितना भी जीव जगत है वह एरोबिक श्वसन करता है। विषाणु होते हैं, तो विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाएंगे? तो पैरासाइट यानी परजीवी कहलाते हैं। जैसे जोंक, जूं, विषाणु, अमरलत्ती, ये सब क्या है? तो परजीवी है। और वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जीव मृतोपजीवी यानी मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक यानी फंगी, बैक्टीरिया, जीवाणु इत्यादि। निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी कौन है? तो निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का जो निकट संबंधी है उसका नाम है गोरिल्ला। प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला है। 118 में देखिए, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। कैसा? तो यह समरूप होता है। तो चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख समरूप यानी एनालोगस होते हैं। वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में फंक्शन यानी कार्यरत थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उसका कार्य नहीं रह गया है, वो क्या कहलाएंगे? वे अवशोषी अंग कहलाते हैं। जैसे अपेंडिक्स, निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये कहाँ है? तो यह आँख में है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? उसको सेप्रोफाइट कहा जाता है। जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। अधिपादप यानी एपीफाइट ऐसा पौधा है जो पोषी यानी होस्ट पौधा पर रहता है। कौन? तो एपीफाइट। और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है, जैसे आर्किड। सबसे छोटा बीज किसका होगा? तो ये आर्किड का ही होता है। यह अधिपादप यानी किसी पेड़ है, तना पौधा, इसके ऊपर से यह रहता है। कौन नाम है इसका? तो ये आर्किड यानी एपीफाइट पौधा। सरीसृपों का युग था। तो सरीसृपों का काल कब का माना जाता है? तो मेसोजोइक काल का था। कौन? तो सरीसृप। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह मोनोसैकेराइड यानी सैकेराइड टूटकर सिंगल बदल जाता है। यानी पहले पोली होगा, तो पोली मतलब वह बहुत जटिल है, तो उसको पाचन करने के लिए क्या चाहिए? मोनो यानी सिंगल सैकेराइड में बदल दिया जाता है।
कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो नाम है उसका प्रोटीन। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो अमीनो अम्ल के रूप में। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है बताइए? तो यह यकृत यानी लीवर में होता है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है, तो कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। कौन? तो यूरिक एसिड। कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालता है यूरोकोटेलिक कहलाता है। क्या नाम है उसको? यूरोकोटेलिक। जैसे छिपकली, सांप, पक्षी, सरीसृप यानी रेप्टाइल, ये सब क्या है? तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या करेंगे? तो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। और वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है उसको यूरोकोटेलिक, यह गलत, दोनों तो सेम ही लिख दिया, तो यूरोटेलिक कहलाता है यह। जैसे औसत धारी। और वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालता है उसका नाम क्या होता है? अमोनोटेलिक कहलाता है। जैसे अमीबा, हाइड्रा, मछली, जलीय जीव आदि। 126 नंबर क्या है? सभी कीट होते हैं, क्या होते हैं? तो यूरोकैरियोटिक, यानी सभी कीट यूरियोकोरेटिक होते हैं, मतलब सिंगल सेल वाले। अप्रोकैरियोटिक यानी बहुत सेल वाले। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो रवों के रूप में किस एंजाइम को सबसे पहले तैयार किया गया था? तो उसका नाम है यूरिएस एंजाइम। क्या नाम है? यूरिएस एंजाइम। लाइपेज यानी फैट्स को फैटी एसिड एवं गैटिसिरोल में परिवर्तित करता है। तो लाइपेज यानी फैट्स को किस में? तो फैट्स को फैटी एसिड एवं गैटिसिरोल में परिवर्तित करता है। कौन? तो लाइपेज। उत्सर्जन की इकाई है, तो उत्सर्जन की इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन। तो उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है और किडनी की इकाई क्या है? तो वही नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। एक्सोन यानी एक्सोन न्यूरॉन का हिस्सा होता है। एक्सोन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। वृक्क 129 में देखते हैं, वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूरेमिया। तो वृक्क यानी किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहते हैं। पक्षी होते हैं, तो पक्षी क्या होते हैं? पक्षी होते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, यहाँ देखिए पक्षी क्या होंगे? यूरिकोटेलिक, यानी वैसे जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे छिपकली, सांप, मछली इत्यादि। मनुष्य के वृक्क में पथरी पाया जाता है, तो क्वेश्चन उठेगा कि पथरी क्या होता है बताइए? तो मनुष्य के वृक्क में पथरी वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट, यह अल्मुनियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से बनता है। 132 नंबर, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो अब ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु शोषण करता है? नाम उसका हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर यानी ब्लड नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, तो कहाँ से होगा नियंत्रण श्वसन क्रिया का? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा या स्वचालित। तो श्वसन, हार्ट बीट, बीपी, ये सब कोई नियंत्रित होता है? असंभव। या अपने आप ही ऑटोमेटिक रूप से जिस दिन नियंत्रित हो गया उस दिन तो आप स्वर्गवासी ही हो जाओगे। यानी यह सब ऑटोनोमिक नर्व्स सिस्टम के द्वारा कार्य चलता है, यानी स्वचालित तंत्रिका तंत्र है। इस पर आपके मन का कोई नियंत्रण नहीं है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है। यह आँख की पुतलियों को सिकोड़ता है। कौन? तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है, जो यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है, यानी नियंत्रित करता है। वो क्या क्या? जैसे यह आँख की पुतलियों को सिकोड़ लेगा,
यह स्वदेश ग्रंथियों से पसीने के स्राव को घटाएगा, यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करेगा। वहीं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि यह क्या करेगा, तो यहाँ देखिए यह आँख की पुतलियों को फैला देगा, मतलब यह क्या होगा कि कोई ज़्यादा हो रहा है तो उसको ये घटाएगा। तो नाम इसका क्या हो गया, परानुकंपी। इसका काम है सब कुछ को स्लो करना। और अनुकंपी यानी पहले शरीर में कम है तब उसको यह क्या करेगा, तो बढ़ाएगा। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यह आँख की पुतलियों को फैला देगा, यह श्वेत ग्रंथ से पसीने के स्राव को बढ़ा देगा, यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देगा। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स आरंभ होता है। तो उसका बताइए क्या है कारण, किससे, तो यह मेंडुला से। सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स का आरंभ मेंडुला से होता है। सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। कौन, तो सेरिब्रम। वहीं दूसरा देखिए मेंडुला ओब्लांगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण एवं अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र, अनैच्छिक क्रियाओं का यह नियंत्रण केंद्र होता है। कौन, तो मेंडुला ओब्लांगेटा। यानी सेरेब्रम क्या किया, तो वह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी यानी सॉफ्टवेयर का नियंत्रण कौन करता है, तो यहाँ देखिए उसको वह नियंत्रित करेगा सेरिब्रम, जो शरीर का सबसे विकसित भाग है। वही मेंडुला ओब्लांगेटा, तो यह क्या काम करता है, तो यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण, रक्तदाब, उपचयन यानी मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं, और यह मेंडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में रहता है। वहीं स्पाइनल कोड यह प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कहीं आँख में कोई कीड़ा पड़ने वाला हो तो आँख बंद हो जाएगा, कहीं गर्म लगा, कहीं चोट लग रहा है तो वहाँ से शरीर हट जाना, ये सब कौन करता है, तो स्पाइनल कोड का काम है। ये स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन भी यही करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, यानी मैसेंजर का काम करेगा। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 14 से 18 बार। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए, तो यह मेंडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेंडुला ओब्लांगेटा के द्वारा होता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचने पर नियंत्रण करता है। 138 में क्या है, हाइबरनेशन के समय मेढक शोषण करता है। कहाँ से करेगा, तो हाइबरनेशन तो यह गर्मी के दिनों में है, यहाँ देखिए उस समय यह नम त्वचा से ही शोषण करता है। हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन के समय मेढक नम त्वचा द्वारा शोषण करता है। मेढक जब पानी में रहता है तब वाह गिल्स यानी बुकल्स कैविटी से शोषण करता है। मेढक जब जमीन पर रहता है तब वह फेफड़ा द्वारा शोषण करता है। मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा कितना होगा। जब मानव सांस लेता है तो उस समय तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.4% रहेगा, लेकिन जब वह छोड़ेगा तो यह कितना हो जाता है, तो यह लगभग आपको 5% के करीब, क्योंकि जब मानव ऑक्सीजन लेता है तो उस समय 21% ऑक्सीजन लिया, जब वह रिटर्न करेगा तो वह 16% हो जाता है। निम्नलिखित किसकी यहाँ देखिए 140 नंबर, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है, तो यह सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, तो नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण कैसे होगा, तो यह आइरिस द्वारा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है आइरिस द्वारा, यह कॉर्निया के पीछे होता है। कॉर्निया आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, और नेत्रदान किसका होगा, तो कॉर्निया का ही होता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस। 145 नंबर में क्या है, तो सबसे लंबा कोशिका कौन है अपने मानव के शरीर का, तो उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। एक मनुष्य स्मृति यानी मेमोरी अगर खो बैठेगा, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा, यानी बुद्धि कहाँ रहता है, तो बुद्धि रहता है किस में, तो
सेरेबम में, सेरेब्रम यानी पर मस्तिष्क में, और पर मस्तिष्क में चोट लग जाए या वो किसी कारण प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति की स्मृति लॉस हो जाता है। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है कहाँ? तो सबसे अधिक मस्तिष्क में होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? नाम उसका हाइड्रा। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो आगे वाला, उसका नाम क्या है? परमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। लैंगरहंस के उपद्वीप, यहाँ देखिए, लैंगरहंस के उपद्वीप यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस पाए जाते हैं कहाँ? तो यह पेंक्रियाज में यानी अग्न्याशय में। लैंगरहंस द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस अग्न्याशय यानी पेंक्रियाज में पाया जाता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस से इंसुलिन, यह इंसुलिन स्रावित करता है और इसकी कमी से क्या होगा? तो डायबिटीज यानी चीनी रोग, क्योंकि शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या गोली लेना पड़ता है। वहीं प्यूटरी ग्लैंड, यह क्या है? पीयूष ग्रंथि, तो यह मास्टर ग्लैंड है और यह सबसे छोटी ग्रंथि है और यह मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? उसका नाम है मास्टर ग्लैंड यानी प्यूटरी ग्लैंड से। तो वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन स्रावित प्यूटरी ग्लैंड से होता है। ग्रोथ हार्मोन या यहाँ देखिए STH मतलब सोमाटोट्रोपिक हार्मोन या हार्मोन का, यह हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से क्या होगा? तो भीम कामकता यानी आदमी राक्षस जैसा हो जाएगा और कमी से बौनापन यानी मानव ड्वार्फ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, ग्लैंड है। यह लेरेक्स के पास स्थित होता है जहाँ से हम लोग बोलते हैं। इस ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिकीय शोषण में सहायक होता है। एड्रिनल ग्लैंड यानी किडनी के ठीक ऊपर होता है। यह शरीर में खनिज लवण को नियंत्रित करता है। यह एंड्रोजन यानी सेक्स हार्मोन स्रावित करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। दाढ़ी आना, मूछ आना, जनांगों का विकास, शरीर के अन्य बालों या भागों में बाल आना, सब काम किसका है? तो एड्रिनल ग्लैंड का ही काम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यहाँ देखिए फिर आ गया। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत यानी लीवर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? तो उसका नाम क्या है? तो वह पेंक्रियाज है। तो अग्न्याशय यानी पेंक्रियाज अंतः तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि है। वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं यानी बाह्य स्रावी। जैसे यकृत यानी लीवर, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम स्रावित करता है। वैसी ग्रंथि जो नालिका विहीन हो उसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे प्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करता है जो भी शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर है थायराइड ग्लैंड। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग है तो यह क्या है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला डायबिटीज। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो यहाँ देखिए, रक्त में हार्मोन्स डीनर यानी डीनर, मोनोमर, पॉलीमर सभी प्रकार के होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, क्या होता है? तो ओस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों यानी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में अधिक होता है ओस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी में पाए जाने वाले कार्पस लुटियम से स्रावित होता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होता है। कौन? तो प्रोजेस्टेरोन। इससे स्तन का विकास होगा, मासिक चक्र शुरू होगा, शरीर के अन्य भागों में बाल का आना, आवाज़ पतला होना। वहीं एस्ट्रोजन यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC पर नियंत्रित रखता है तथा जननांगों के विकास में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन जंतु द्विलिंगी यानी हेर्माफ्रोडिट, सॉरी बोलने में थोड़ा गलत हो रहा है, द्विलिंगी होता है। तो उसका नाम क्या है? तो जोंक। जोंक द्विलिंगी
होता है। वैसे जंतु जिसमें मेल एवं फीमेल एक ही पर रहते हैं, यानी जो एक इंटिटी है उसी पर मेल और फीमेल दोनों रहता है, उसे ही द्विलिंगी कहते हैं, जैसे जोंक, केंचुआ इत्यादि। रजत मछली यानी सिल्वर फिश होती है, क्या है? तो यहाँ देखिए, रजत मछली यानी सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है। हाल ही में हुई लुप्त पक्षी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था डोडो, याद कीजिए है डोडो, ऑप्शन बी। हाल ही में लुप्त पक्षी डोडो है, यह मॉरिशस में पाया जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स यह पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल के बीच का कड़ी माना जाता है। तो आज हम लोग का यह बायोलॉजी का पार्ट 3 था। इसी तरह से हम लोग टोटल बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।